हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एलिमेंट्री फंक्शंस एंड मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर के कुछ और टॉपिक्स करेंगे, जिसमें आपका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपने प्रीवियस वीडियोस में कुछ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ी थी, जहाँ जिसको हम एलिमेंट्री मैपिंग्स भी कहते हैं, वो हमने पढ़ा था। जिसमें हमने पढ़ा था ट्रांसलेशन, रोटेशन, मैग्निफिकेशन एंड इन्वर्जन। ठीक है। इन मैपिंग्स में से जो आपकी पहली तीन मैपिंग्स हैं या फिर ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, जैसे कि रोटेशन, मैग्निफिकेशन और ट्रांसलेशन, ये तीन मैपिंग्स, इन तीन मैपिंग्स का जो आपके पास कॉम्बिनेशन होता है या इनका जो रिजल्टेंट होता है इन तीन मैपिंग्स का, उसको ही हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है। मतलब कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? आपकी रोटेशन, मैग्निफिकेशन और ट्रांसलेशन ट्रांसफॉर्मेशंस का रिजल्टेंट है। ठीक है। उनका कॉम्बिनेशन है। मतलब कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के कारण क्या होगा? ट्रांसलेशन भी होगी, मैग्निफिकेशन भी होगी, रोटेशन भी होगी किसी फिगर की जो कि जेड प्लेन में है। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम दिखाते कैसे हैं? W इज इक्वल टू अल्फा जेड प्लस बीटा। ठीक है। तो अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द टाइप W इज इक्वल टू अल्फा जेड प्लस बीटा इज नोन एज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ जो अल्फा और बीटा है वो क्या है? कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट्स हैं। आपने एलिमेंट्री मैपिंग्स में देखा था कि हम जो रोटेशन थी उसको हम कैसे दिखाते थे? रोटेशन को W इज इक्वल टू जेड ई रेस्ट पावर आयटा थीटा वन। ठीक है। ऐसी ट्रांसलेशन को हम कैसे दिखाते थे? ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे दिखाते थे? ट्रांसफॉर्मेशन को W इज इक्वल टू जेड प्लस अल्फा। ठीक है। इसी तरह आपने मैग्निफिकेशन भी देखा था। मैग्निफिकेशन को हम कैसे दिखाते थे? मैग्निफिकेशन इसको हम दिखाते थे W इज इक्वल टू A इंटू जेड। ठीक है। इसी तरह आपके पास एक इन्वर्जन भी होती थी, उसको हम दिखाते थे W इज इक्वल टू वन अपॉन जेड। ठीक है। तो जो ये पहली तीन ट्रांसफॉर्मेशन हैं, इनकी जो कॉम्बिनेशन है उसको हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को फिर कैसे दिखाएंगे? क्योंकि वो भी एक ट्रांसफॉर्मेशन है, उसको भी हम एक फंक्शन से, कॉम्प्लेक्स फंक्शन से दिखा सकते हैं। तो उसको हम दिखाते हैं W इज इक्वल टू अल्फा जेड प्लस बीटा। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये इन तीनों ट्रांसफॉर्मेशन कॉम्बिनेशन है। ठीक है। या आप कह सकते हो इनका रिजल्टेंट है। तो इसलिए हमने ये लिखा है दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज द रिजल्टेंट ऑफ मैग्निफिकेशन, रोटेशन एंड ट्रांसलेशन। इसको फिगर से समझते हैं। ये हम मान लेते हैं ये हमारा जेड प्लेन है और ये हमारा डब्ल्यू प्लेन है। ठीक है। जेड प्लेन के अंदर जो आपके पास फिगर है वो ये है। ठीक है। अब हम इसकी क्या कराएंगे? मैपिंग कराएंगे। ठीक है। और वो मैपिंग कौन सी होगी? वो होगी लीनियर मैपिंग, या फिर हम कह सकते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। मैपिंग को हम ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं ना। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है W इज इक्वल टू अल्फा जेड प्लस बीटा। ठीक है। तो इसकी जो इमेज होगी वो W प्लेन में वो क्या है आपके पास? ये है। ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ क्या हो रहा है, इस फिगर का क्या क्या हुआ। एक तो फिगर यहाँ पड़ी हुई थी ना, तो ये यहाँ से हटकर यहाँ चली गई। मतलब कि कुछ डिस्टेंस इसने मूव करा। पहले यहाँ थी, मैपिंग के बाद वो कुछ इस डिस्टेंस पे चली गई, मतलब कि यहाँ से यहाँ उठ के चली गई। ठीक है। मतलब यहाँ क्या हुआ? ट्रांसलेशन हुई। ट्रांसलेशन। ठीक है। और देखो यहाँ जो फिगर थी ये छोटी सी थी। ठीक है। यहाँ मैंने यहाँ क्या कर दिया? इस फिगर का साइज बढ़ा दिया। साइज क्या? साइज के साथ बढ़ भी गया। ठीक है। तो यहाँ क्या हुई? दूसरी मतलब कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई वो कौन सी हुई? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन। ठीक है। अब देखिए यहाँ ये सीधी थी, पर मैपिंग के बाद जो इसकी इमेज बनी डब्ल्यू प्लेन में, ये रोटेट होगी किसी एंगल से। क्या होगी? रोटेट होगी। मतलब यहाँ क्या हुआ? और रोटेशन हुई। क्या हुई? रोटेशन हुई। ये तीन ट्रांसफॉर्मेशंस हुई। और इन तीनों ट्रांसफॉर्मेशंस को इकट्ठा हम क्या कह देंगे? मतलब जिसमें ये तीनों ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं, जो मतलब कि मैपिंग इन तीनों ट्रांसफॉर्मेशन का कॉम्बिनेशन होता है, उसको हम क्या कहते हैं? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका मतलब इस फिगर में क्या हुआ है? हमें क्या देखने को मिल रहा है? कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। ठीक है। क्योंकि ये रोटेट भी हुई है, इसका साइज भी बड़ा है, और किसी डिस्टेंस से आगे भी गई है, किसी और मतलब जगह पे जाके बैठ गई है फिगर ये। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में ये याद रखना है कि इसको हम दिखाते हैं इससे। मेन तो यही है ना, क्वेश्चन अगर आप करोगे तो इसी से ही क्वेश्चन करोगे, इसकी हेल्प से ही, है ना। तो ये याद रखना, इसको हम ऐसे दिखाते हैं अल्फा जेड प्लस बीटा, और अल्फा और बीटा यहाँ क्या? कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट्स हैं। चलिए
अब हम बात करते हैं मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन की। मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन या इसको हम बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। तो अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉर्म W इज इक्वल टू AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D इज कॉल्ड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन या फिर मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो आपके पास फंक्शन है, जहाँ आप कह सकते हो कि जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी इस टाइप की होती है, ठीक है, जिसको हम इससे दिखाते हैं AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D, इसको हम क्या कहते हैं, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। और यहाँ जो आपके पास ABCD है ना, वो कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट्स है, कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है, कॉन्स्टेंट है पर कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। और आपको याद रखना है इस ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, इसको हम मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन तभी कहेंगे जब AD माइनस BC नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये कंडीशन आपको याद रखनी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन आ जाती है तो आपको ये लिखना ज़रूरी है कि AD माइनस BC नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। जो ये ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जैसे कि हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा, वो मैंने क्या कहा था, वो कॉम्बिनेशन होती है मैग्निफिकेशन का भी, रोटेशन का भी और ट्रांसलेशन का भी। जो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन या फिर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना, वो मैग्निफिकेशन का भी कॉम्बिनेशन होती है, बल्कि मैग्निफिकेशन का भी रिजल्टेंट होती है, मैग्निफिकेशन का भी, रोटेशन का भी, ट्रांसलेशन का भी, ठीक है। और लास्ट जो बची है आपकी मैपिंग एलिमेंट्री, वो है इन्वर्जन, इसका भी, इन सब का ये कॉम्बिनेशन होती है, ये याद रखना है, ठीक है। अब ना हम ये समझते हैं कि AD माइनस BC नॉट इक्वल टू 0 क्यों है, ये कंडीशन जरूरी क्यों है इसको बाइलिनियर होने के लिए। तो हमारे पास जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो है क्या, AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ, ठीक है। हम ना ये मान लेते हैं कि जो AD है ना, AD माइनस BC वो 0 के इक्वल है, मान लेते हैं, ठीक है, मतलब कि कॉन्ट्राडिक्शन से इसको प्रूव करेंगे। तो हम मान लेते हैं AD माइनस BC क्या है, 0 के इक्वल है। तो AD किसके इक्वल आ गया, BC के इक्वल आ गया। A के नीचे C ले जाओ और B के नीचे D ले जाओ, ठीक है। और इसको हम मान लेते हैं किसी कांस्टेंट K के इक्वल है, इसको मैं सेकंड इक्वेशन मान लेता हूँ। तो यहाँ से आपके पास दो इक्वेशन बन सकती हैं, एक तो A बाई C को हम K के इक्वल इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि ये इसके इक्वल है, और एक हम B बाई D को K के इक्वल इक्वेट कर सकते हैं। यहाँ से A की वैल्यू क्या आ जाएगी, C इंटू K, और B की वैल्यू क्या आ जाएगी, D इंटू K आ जाएगी, ठीक है। इसको थर्ड मान लो, इसको फोर्थ मान लो। अब आप क्या करो, जो आपकी मेन ट्रांसफॉर्मेशन है जिसको हम बाइलिनियर कह रहे हैं, उसमें पुट कर दो इस थर्ड और फोर्थ को, पुट 3 and 4 इन 1। तो आपके पास क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू A की जगह हमें क्या पुट करना है, C के, तो C इंटू के प्लस B की जगह D इंटू के अपॉन में CZ प्लस D आ गया, ठीक है। तो W इज इक्वल टू, यहाँ से K को कॉमन लो तो क्या आ जाएगा, C प्लस डी अपॉन C प्लस डी आ जाएगा, C प्लस डी से C प्लस डी कट गया, तो W किसके इक्वल आ गया, K के इक्वल आ गया। तो आपकी जो ये मैपिंग है ना, जहाँ जो ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन है, ये किसके इक्वल आ गई, K के इक्वल आ गई। कब, अब AD माइनस BC किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। पर हमने क्या कहा था कि जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, इसमें मैग्निफिकेशन भी होती है, रोटेशन भी होती है, ट्रांसलेशन भी होती है, इन्वर्जन भी होती है, ठीक है। बट यहाँ जब हमने AD माइनस BC को 0 के इक्वल रखा, तब तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जहाँ ये जो W है, ये तो कांस्टेंट के इक्वल आ गया एक, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको पता है ना, W को हम ऐसे लिख सकते हैं F ऑफ Z। तो अगर आप Z की वैल्यू यहाँ कुछ भी पुट करो, आंसर आपका सिर्फ एक ही आएगा, K। जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा कोई Z प्लेन है, ठीक है, और ये हमारा W प्लेन है, ठीक है। इसमें मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिए, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स लिए, Z प्लेन में मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिए। तो इनकी जो इमेजेस होगी, जो इमेज बनेगी, वो क्या बनेगी, एक पॉइंट, क्योंकि W प्लेन में जो इमेज है हर एक पॉइंट की, वो क्या है, K है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये यहाँ जो W है वो मीनिंगलेस हो गया, इसका कोई यूज ही नहीं होगा यहाँ। यहाँ आपकी ना मैग्निफिकेशन होगी, ना रोटेशन होगी, ना ट्रांसलेशन होगी, ना इन्वर्जन होगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि W क्या हो गया, मीनिंगलेस हो गया। तो हम यहाँ कह ही नहीं सकते कि जो ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये चारों का कॉम्बिनेशन होती है, जबकि ये तो चारों का कॉम्बिनेशन होती है, ठीक है। तो इसलिए हम AD माइनस BC को नॉट इक्वल टू 0 लेते हैं। तो ये कंडीशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको याद रखना है ये नॉट इक्वल टू 0 होती है। चलिए अब हम एक थ्योरम करते हैं, प्रूव दैट द रिजल्टेंट ऑफ टू मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन इज अ मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। आपको पता है रिजल्टेंट क्या होता है, जैसे हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x एंड g ऑफ x, ठीक है। इसको आपने छोटी क्लासेस में ऐसे भी लिखा होगा, f ऑफ g ऑफ x, ठीक है। मतलब कि जो f फंक्शन है वो g ऑफ x का फंक्शन है,
ठीक है। और इसको हम ऐसे भी देते थे FOG, ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। इसको हम कहते थे कॉम्पोजिट फंक्शन, कॉम्पोजिट फंक्शन, ठीक है, किसका, एफ और जी का। हम ये भी कह सकते हैं ये रिजल्टेंट है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का। सिमिलरली हम यहाँ कहा गया है कि आपके पास ना दो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, एक आपकी डब्ल्यू है, एक फाई है, ठीक है। तो इसका जो रिजल्टेंट जो आएगा ना, इसको हमने ऐसे लिख दिया WOF, ठीक है, क्योंकि इसमें डब्ल्यू भी है। तो फाई जो है, सॉरी इसको लिखा है फाई OW, जिसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं फाई किसका फंक्शन है, डब्ल्यू का फंक्शन है, बीच में डब्ल्यू है, ठीक है। तो ये कॉम्पोजिट फंक्शन है और ये फाई और डब्ल्यू दोनों का रिजल्टेंट हो गया। तो हमें ये शो करना है कि ये क्या होगा, आपके पास मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन ही होगी, ये भी आपकी क्या क्या आएगी, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन ही आएगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो डब्ल्यू की वैल्यू है वो इसमें पुट करते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद अगर हमारी फॉर्म ऐसी सी ही आ जाती है, ठीक है, तो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन तो होगी ही। तो फाई इज इक्वल टू डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ से मैं पुट कर देता हूँ, तो A1 AZ प्लस बी प्लस B1 अपॉन में, इसके अपॉन में आएगा CZ प्लस डी, अपॉन में C1 डब्ल्यू की जगह पुट करो AZ प्लस बी अपॉन CZ प्लस डी प्लस D1, ठीक है। इसको हम एलसीएम लेंगे, CZ प्लस डी का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, नीचे आ जाएगा CZ प्लस डी पूरा, ठीक है, ऊपर क्या आ जाएगा A इंटू AZ प्लस B1, इसको 1 के साथ मतलब कि डिवाइड करवाएंगे, CZ प्लस डी को 1 के साथ डिवाइड कराएंगे तो क्या आएगा, CZ प्लस डी आएगा, उसको ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे तो B1 इंटू CZ प्लस डी आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अपॉन में एलसीएम लेंगे, CZ प्लस डी, C1 इंटू AZ प्लस बी प्लस D1 इंटू CZ प्लस डी आ जाएगा, ये कट गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में इसको मल्टीप्लाई करो, पूरे को इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। ऐड करके जो हमारे पास सीधा आ रहा है वो मैं लिख रहा हूँ AA1Z प्लस A1B प्लस B1CZ प्लस B1D अपॉन में C1 AZ प्लस BC1 प्लस D1CZ प्लस DD1, ये आ गया। अब आप क्या करो, Z वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लो, AA1 प्लस B1C, और इन दोनों में से Z को कॉमन निकाल दो, तो Z को कॉमन निकाल दिया, बाकी जो टर्म बची उनको लिख दो A1B प्लस B1D आ जाएगा, अपॉन में C1, यहाँ भी Z वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लो, ये दो टर्म्स हैं, तो C1A प्लस D1C, और इसमें से Z को कॉमन बाहर निकाल लेते हैं, और जो बाकी टर्म्स हैं ये दोनों ये लिख लेते हैं BC1 प्लस DD1 आ जाएगा। अब इस पूरे को हम क्या मान लेते हैं, A मान लेते हैं, कैपिटल A, ठीक है, AZ प्लस इस पूरे को हम क्या मान लेते हैं, B मान लेते हैं, कैपिटल B, अपॉन में इस पूरे को CZ प्लस इसको पूरे को D मान लेते हैं, ठीक है। ये आपका आ गया क्या, फाई इज इक्वल टू ये चीज़ आ गई। अभी देखिए ये आपकी मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन जैसी है ना, इसी फॉर्म की है, तो आपका जो ये फंक्शन आ गया, ये क्या गया, एक तरह की मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन ही आ गई। तो इसका मतलब जो रिजल्टेंट होता है दो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन का, वो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन ही होती है। पर एक कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है आपको पता है, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन ये कब होगी, जब AD माइनस BC नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ भी हमें ये चेक करना पड़ेगा कि AD माइनस CB नॉट इक्वल टू 0 है या नहीं है, मतलब कि AD माइनस CB नॉट इक्वल टू 0 है या नहीं है, ये आप खुद चेक करो। A की वैल्यू क्या है, ये रही, इसको हमने ए पुट करा था, B की वैल्यू ये रही, C की वैल्यू ये रही, D की वैल्यू ये रही, इस इक्वेशन में पुट करो, आपका नॉट इक्वल टू 0 ही आएगा। तो आपका ये प्रूफ हो जाएगा जो आपका रिजल्टेंट होता है दो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशंस का, वो एक मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन ही होता है, ठीक है। तो ये थ्योरम होगी। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, प्रूव दैट एवरी मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन इज अ रिजल्टेंट ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। मैंने अभी आपको बताया था, जब मैंने मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन या फिर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन बताया था, तो उसमें मैंने क्या बताया था कि जो आपकी मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन होती है या फिर जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, वो रिजल्टेंट होती है आपकी सारी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस का। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस कौन सी, ट्रांसलेशन, रोटेशन, मैग्निफिकेशन एंड इन्वर्जन, इन चारों का क्या होती है, रिजल्टेंट होती है, इन चारों का कॉम्बिनेशन होती है आपकी मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। यही हमें इस थ्योरम में प्रूव करना है कि आपकी जो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, AZ प्लस बी अपॉन CZ प्लस डी, ये जो है आपकी सभी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का कॉम्बिनेशन है, ये हमें प्रूव करना है। ये थ्योरम आपको इस फॉर्म में भी आ सकती है, प्रूव दैट एवरी मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन इज द रिजल्टेंट ऑफ मोबियस ट्रांसफॉर्मेशंस विद द सिंपल ज्योमेट्रिक इंपोर्ट्स। तो ये दोनों का मतलब सेम ही है।
तो देखिए इसको मैं इक्वेशन में 1 मान लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या प्रूव करना है कि ये आपकी इन्वर्जन, ट्रांसलेशन, मैग्निफिकेशन और लास्ट बच गया आपका रोटेशन, इन सब का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब प्रूव करते हैं। यहाँ से आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि आपको ऊपर में से ए को कॉमन ले लेना है, ठीक है। ए को कॉमन लोगे तो क्या आएगा, जेड प्लस बी अपॉन ए आ जाएगा, ठीक है। ए को कॉमन लेने का क्या मतलब होता है, इसको ए से डिवाइड करवाना है, इसको भी ए से डिवाइड करवाना है, तो वही करा है हमने। अपॉन में नीचे से सी कॉमन ले लो तो जेड प्लस डी अपॉन सी आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ए अपॉन सी जेड प्लस बी अपॉन ए अपॉन जेड प्लस डी अपॉन सी आ जाएगा। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। अब ना इसको थोड़ा सा हमें तोड़ना है, ठीक है। जो ये डिवीजन है ना, इसको हम थोड़ा सा तोड़ के लिखेंगे। हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। जेड प्लस डी अपॉन सी को डिवाइड करेंगे किसके साथ, जेड प्लस बी अपॉन ए के साथ, ठीक है। जहाँ जेड प्लस बी अपॉन ए को जेड प्लस डी अपॉन सी के साथ हम डिवाइड करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा। इसको थोड़ा डिवाइड करते हैं। तो देखिए आपको पता है कैसे डिवीजन करनी होती है। हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, इस चीज़ को, जो ये आपके पास डिवाइज़र है, इसमें जो फर्स्ट टर्म है ना, उसको कैसा बनाना पड़ता है, इसकी फर्स्ट टर्म जैसा बनाना पड़ता है। तो ये पहले की इस जैसी ही है ना, तो इसलिए हम इसको एज इट इज लिख देंगे, जेड प्लस डी अपॉन सी। ये किस पे आएगा, जेड प्लस डी अपॉन सी वन जा जेड प्लस डी अपॉन सी आएगा, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। साइन बदल दो, ये कट गया, तो आपके पास क्या बचा, बी अपॉन ए माइनस डी अपॉन सी बचा, ठीक है। अब आपको पता है डिवाइड करते हो कि नहीं दो नंबर्स को, ठीक है, और उनको हम कैसे लिख सकते हैं, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन में डिवाइज़र, ठीक है। मतलब ये डी ऐसे लिख सकते हैं। तो इस पूरी चीज़ को हम कैसे लिख देंगे, कोशेंट मतलब 1 प्लस ये अपॉन ये लिख देंगे इसको, ठीक है। तो हमारे पास W क्या आ जाएगा, तो हमारे पास W आएगा, W इज इक्वल टू 1 प्लस, मतलब कि कोशेंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या था हमारे पास, B अपॉन ए माइनस डी अपॉन सी अपॉन में Z प्लस डी अपॉन सी था, ठीक है। और इस पूरे के बाहर आपके पास A बाई सी लगा हुआ था। A बाई सी को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो A बाई सी 1 जा A बाई सी प्लस A बाई सी इंटू ये पूरी टर्म B बाई ए माइनस डी बाई सी अपॉन जेड प्लस डी अपॉन सी आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट टाइम में हम क्या करते हैं, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए इंटू सी, सी उसके साथ तो बी सी माइनस ए उसके साथ मतलब डी ए अपॉन में जेड प्लस डी अपॉन सी आ जाएगा, और बाहर ए अपॉन सी एज इट इज़। ये ए से ए कट गया, सी इंटू सी स्क्वायर बन गया, ठीक है, प्लस ए अपॉन सी डब्ल्यू ये आ गया। नेक्स्ट टाइम में डब्ल्यू इज इक्वल टू ए अपॉन सी प्लस, यहाँ से आपके पास जो ये सी स्क्वायर है इसको मैं नीचे इसके साथ लगा देता हूँ, ठीक है। तो बी सी माइनस डी ए अपॉन में सी स्क्वायर इंटू जेड प्लस डी अपॉन सी आ जाएगा। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना इस टर्म के साथ, नीचे वाली के साथ, तो ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जेड प्लस डी अपॉन सी को मैं अलग से लिख देता हूँ, बी सी माइनस डी ए अपॉन सी स्क्वायर 1 अपॉन जेड प्लस डी अपॉन सी। इसको ऐसे मैं लिख सकता हूँ अलग से 1 अपॉन में करके, ठीक है। और प्लस में ए अपॉन सी इज इक्वल टू डब्ल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हम z प्लस डी अपॉन सी को z1 मान लेते हैं, ठीक है। z प्लस डी अपॉन सी को हमने क्या मान लिया, z1 मान लिया। अब देखिए ये कैसी फॉर्म है, w इज इक्वल टू जेड प्लस अल्फा जैसी फॉर्म नहीं है ये, है ना। जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड प्लस अल्फा जैसी फॉर्म है ये, तो मतलब कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रांसलेशन को, ये ट्रांसलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ आपको याद रखना है, मैंने आपको बताया था मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन में ही कि ए बी सी डी ये कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट्स हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना। चलिए Z1 क्या है, Z प्लस डी अपॉन सी के इक्वल है, मतलब कि ये ट्रांसलेशन को शो कर रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जो ये 1 अपॉन जेड प्लस डी अपॉन सी है ना, इसको मैं पुट कर देता हूँ Z2, ठीक है। तो 1 अपॉन जेड प्लस डी सी को मैंने Z2 पुट कर दिया, पर जेड प्लस डी सी डी अपॉन सी क्या था, Z1 था वो तो, ठीक है। तो इसको मतलब 1 अपॉन Z1 लिख देता हूँ। ये क्या आ गया, ये तो इन्वर्जन होता है, क्या हो गया, ये इन्वर्जन हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, जो ये पूरी टर्म है, ये पूरी टर्म, इस पूरी टर्म को मैं Z3 मान लेता हूँ, मतलब कि बी सी माइनस डी ए अपॉन सी स्क्वायर इंटू ये वाली टर्म, ठीक है। ये वाली टर्म क्या है, Z2 है, 1 अपॉन Z1 क्या है,
यही तो है ना, Z2 ही है। तो इसका मतलब बी सी माइनस डी ए अपॉन सी स्क्वायर इंटू ये को मैं क्या मान रहा हूँ, बी सी माइनस डी ए अपॉन सी स्क्वायर इंटू ये कौन है, Z2 है, तो मैं जहाँ Z2 लिख देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने क्या मान लिया, Z3 मान लिया। अब देखिए ये एक जो पूरी टर्म है ये क्या है, एक तरह का कांस्टेंट है। ये फिर कुछ ऐसी फॉर्म नहीं आ गई W इज इक्वल टू ए इंटू जेड वाली, ये क्या होती है, ये तो मैग्नीफिकेशन होती है, मैग्नीफिकेशन। ठीक है, और अगर Z के साथ जो ये A है ये कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है, क्या है, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है, तो ये वाली जो फॉर्म हो जाएगी ना, ये वाली फॉर्म, इसको हम रोटेशन और मैग्नीफिकेशन दोनों ही कहते हैं, रोटेशन एंड मैग्नीफिकेशन। अगर ये जो साथ ए लगा हुआ है ये कोई कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है, तब ये रोटेशन और मैग्नीफिकेशन दोनों कहलाता है। तो आपको पता है ए बी सी डी मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट्स ही तो होते हैं, तो ये पूरी टर्म भी कॉम्प्लेक्स ही होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये Z3 वाला जो टर्म है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, मैग्नीफिकेशन और रोटेशन दोनों को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अब बचा क्या W में, A बाई सी। ठीक है, W इज इक्वल मतलब क्या आ गया, A बाई सी प्लस में ये पूरी टर्म को मैंने क्या मान लिया, Z3 मानना है, तो मतलब Z3, ये फिर से क्या आ गई, ट्रांसलेशन ही आ गई। W इज इक्वल टू Z प्लस अल्फा जैसी फॉर्म ही है ना ये भी, तो ये क्या आ गई, ट्रांसलेशन ही आ गई। तो आप देख सकते हो कि जो ये W है किसकी कॉम्बिनेशन है, इन सभी एलिमेंट्री मैपिंग्स की ही कॉम्बिनेशन है, ट्रांसलेशन, इन्वर्जन, रोटेशन, मैग्नीफिकेशन। ठीक है, तो इन सब की ही ये कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है ये W। मतलब मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, कॉम्बिनेशन होती है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस की। चलिए अब हम एक सिंपल सी डेफिनेशन करते हैं जो कि आपको 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, देखिए आपको पता है W किसके इक्वल होता है, ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी के इक्वल होता है। ये आपकी क्या होती है, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन होती है, और यहाँ ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू 0 होते हैं। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। आप क्या करो, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू जेड के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो आपके पास क्या आएगा, डी डब्ल्यू बाई डी जेड इज इक्वल टू, यहाँ क्वोशिएंट रूल लगाएंगे। क्वोशिएंट रूल कैसे लगता है, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन, तो क्या आ जाएगा, ए इंटू जेड का डिफरेंशिएशन ए आ जाएगा और बी का डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा, क्योंकि ए और बी क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, और नीचे वाला एज इट इज सी जेड प्लस डी, माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन सी इंटू जेड क्या डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जेड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सी कॉन्स्टेंट है वो एज इट इज, प्लस 0 मतलब सी आ गया, इंटू ए जेड प्लस बी मतलब कि ऊपर वाला एज इट इज, और नीचे वाले का क्या हो जाता है, नीचे स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसको अगर मैं थोड़ा सा और सॉल्व करूँ, डी डब्ल्यू बाई डी जेड इज इक्वल टू, ए को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ए सी जेड प्लस डी माइनस सी को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, डी के साथ ए भी लगेगा, सी को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ए सी जेड प्लस सी बी आ जाएगा, अपॉन में सी जेड प्लस डी का होल स्क्वायर। ये कट गया, आपके पास क्या बचा, ए डी माइनस सी बी अपॉन सी जेड प्लस डी का स्क्वायर, तो डी डब्ल्यू बाई डी जेड क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, अब देखिए अगर मैं यहाँ z की जगह जो ये नीचे z है, नीचे z बचा ना, इसकी जगह अगर मैं माइनस डी बाई सी पुट कर देता हूँ, z की जगह अगर मैं माइनस डी बाई सी पुट कर देता हूँ, तो क्या आएगा, नीचे क्या बन जाएगा, c इंटू माइनस डी बाई सी प्लस डी का स्क्वायर बन जाएगा ना नीचे, ये सी से सी कट गया, माइनस डी प्लस डी क्या आ गया, 0 आ गया, 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 ही होता है, मतलब नीचे वाली टर्म क्या बन गई, 0 बन गई। ठीक है, और ऊपर चाहे कुछ भी हो, और अगर नीचे 0 है तो ये क्या आता है, इन्फिनिटी आता है आंसर। ठीक है, तो मतलब जब z माइनस डी बाई सी है उस केस में आपका जो डी डब्ल्यू बाई डी जेड है वो क्या आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है। ठीक है, और अगर यहाँ मैं z की जगह इन्फिनिटी पुट करता हूँ, क्या पुट करता हूँ, इन्फिनिटी पुट करता हूँ z की जगह, तो 1 मतलब कि ऊपर कुछ भी हो और नीचे पूरी टर्म ये इन्फिनिटी बन जाएगी, तो ये क्या बन गया, 0 बन गया। आपको पता है नीचे अगर इन्फिनिटी है तो पूरी टर्म 0 बन जाती है, तो ये 0 बन जाएगा। मतलब जब z इन्फिनिटी है तो डी डब्ल्यू बाई डी जेड क्या है, 0 है। तो वो वाले पॉइंट्स जिन पॉइंट्स पे डी डब्ल्यू बाई डी जेड जो आपका है वो जहाँ तो 0 आ रहा है या फिर इन्फिनिटी आ रहा है, उन पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, डी डब्ल्यू बाई डी जेड
किन पे, जीरो और इन्फिनिटी आ रहा है, -d/c पे और z इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे। तो जो ये दो पॉइंट्स हैं, ये दो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स हो जाएंगे। तो आप क्या लिखोगे, द पॉइंट्स z इज इक्वल टू -d/c एंड z इज इक्वल टू इन्फिनिटी आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, तो ये थी क्रिटिकल पॉइंट्स की डेफिनेशन।